हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 को, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का चैप्टर 6 की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये सेक्शन 61 से लेकर के 90 तक डिफाइन किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ही सेक्शन यानी कि उद्घोषणा कुर्की के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा अपने ऑनलाइन क्लासेस में, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन इसलिए कर दीजिए जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो चलिए गाइस मैं आगे चलता हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पर चैप्टर 6 को। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का है, यानी कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो जो है यहाँ पर हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश का, यानी कि प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब यहाँ पर ये पार्ट्स की केवल हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट ए और बी ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम केवल जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो केवल डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। यानी अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चैप्टर 6 है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट एक समन, जो कि सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं पार्ट बी की, वारंट ऑफ अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। ये जो सेक्शन है सेक्शन 70 से लेकर के 81 तक डिफाइन किया गया। पार्ट सी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की, इसको हम लोग ऑलरेडी अभी पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। ये जो है सेक्शन 87 से लेकर के 90 तक डिफाइन किए गए। तो गाइस मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर सेक्शन 82 में क्या दिया हुआ। 82 में बात की गई है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्स कंडक्टिंग, यानी कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। फिर आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 83 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्स कंडक्टिंग, यानी फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 84 की क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, यानी कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 85 के रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, यानी कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 86 का अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। तो ये सेक्शन आज हमको डिस्कस करने वाले, इसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो चैप्टर 6 जो रिलेटेड है यहाँ पर, और आज हम जो चैप्टर 6 में जो बात करने वाले हैं प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की। चलिए आगे हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। आपको लेकर चल रहा है बैरेट की तरफ, तो चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ये मैंने बैरेट यहाँ पर लगा लिया है, तो सब लोग जरा ध्यान देंगे। देखिए पार्ट सी उद्घोषणा और ये कुर्की से रिलेटेड है, यहाँ पर ये डिस्कस हम लोग करने वाले हैं सी उद्घोषणा और कुर्की। अब यहाँ पर सेक्शन 82 को जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें बात की गई फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सेक्शन 82 का सब क्लोज फर्स्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है, तो फिर देखिए क्या हो गया, फरार हो गया या अपने को छिपा रहा है। दूसरी कंडीशन, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में या विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन, या टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा, कम से कम 30 दिन पश्चात होगा, हाजिर हो। तो यहाँ पर देखिए जो उद्घोषणा की जाएगी, जैसे कोई व्यक्ति फरार हो गया है, फरार का मतलब ये है कि अपने आप को अगर वो छिपा रहा है और कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है,
तो इस कंडीशन में कोर्ट के पास ये राइट है, तो कोर्ट उसे एक उद्घोषणा करेगा और उद्घोषणा के अनुसार यहाँ पर 30 दिन का समय देगा, कम से कम तारीख से 30 दिन के पश्चात का जो टाइम होगा वो इस डिविजन में वो हाजिर हो। तो यहाँ पे देखिए किन कंडीशनों में कर सकते हैं, जब वो फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो और जो पॉइंट्स थे जरा उनको जरा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक सेकंड गाइस, देखिए सबसे पहले बात की गई, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध उन्होंने वारंट जारी किया है और वह व्यक्ति क्या हो गया, फरार हो गया, दूसरा पॉइंट, या अपने आप को छिपा रहा है, ठीक है, जिससे ऐसे व्यक्ति को वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने की लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान में, मतलब एक स्पेसिफाइड प्लेस पर, स्पेसिफिक टाइम पर, और वो डेट कब की होगी, प्रकाशन के जिस दिन का प्रकाशन किया गया उस दिन से कम 30 दिन के पश्चात की बात कर रहे हैं, और वो क्या है कि हाजिर हो। तो इस समय ये सेक्शन आप पढ़ रहे थे 82 का सब क्लोज फर्स्ट। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं सब क्लोज 2 की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, बात क्या करें, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। तो मैटर है कि उद्घोषणा कैसे की जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस रूप में प्रकाशित की जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। नंबर सेक्शन 82 सब क्लोज 2 का फर्स्ट का। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या करें, तो कौन सा सेक्शन पढ़ना, एक बार इसको देख लीजिए, सेक्शन 82 सब क्लोज 2 और इसका फर्स्ट का, ठीक है, ये सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। तो जो यहाँ पर बात की गई कि उद्घोषणा कैसे होगी, तो जहाँ पर देखिए सबसे पहले बात क्या की गई है कि जहाँ पर वो व्यक्ति निवास करता है, ऐसा व्यक्ति जिससे ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, उसके किसी सहज दृश्य स्थान में, जहाँ पर जो सभी को दिखाई दे सुनाई दे, ऐसा इसको बोलते हैं सहज दृश्य स्थान, सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, ठीक है, सभी को सुनाई देगा। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर इसी में पॉइंट पर आगे, खा नंबर पॉइंट पर ध्यान देते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वह उस गृह या वास स्थान में जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज स्थान पर लगाई जाएगी। तो देखिए सबसे पहली बात क्या की गई कि वह उस गृह पर, जहाँ मतलब वास स्थान है, मतलब जहाँ वो रहता है, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, जनरली वो वहीं रहता है, तो किसी सहज दृश्य भाग पर जहाँ जो सभी को दिखाई दे रहा हो, ऐसा कोई जगह हो वहाँ पर, ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर भी लगाई जाएगी, ठीक। अब अगला पॉइंट जरा देखिए, गा नंबर, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। कहाँ पर, न्याय सदन जिस कोर्ट ने ये जारी किया है, ठीक है। अगला जरा यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 82 का सब क्लोज 2, देखिए सेक्शन 82 सब क्लोज 2 और 2 का फिर सब सेक्शन सेकेंड, ठीक है, ये 2। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो देखिए अगर क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, जब भी जैसे कोई सिविल जज, जीडीपी या किसी की भी आप प्रिपरेशन करें कोई ऐसे एग्जाम्स की, तो यहाँ पर ये सेक्शन पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में ऐसा लिखा कि क्या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा सकती है घोषणा, तो बिल्कुल की जा सकती है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में
प्रचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी, ठीक, जहां पर वो मामूली तौर से जो व्यक्ति निवास करता है। तो ये हमें सबसे पहली चीज देखना है कि जहां पर व्यक्ति निवास कर रहा है वहां पर ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाए। तो कोर्ट का इंटेंशन ये है कि जो व्यक्ति है उसको ये लगे कि भाई हमारी घोषणा हो चुकी है और समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, तो कोर्ट तक वो उपस्थित हो जाए। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं सब क्लोज 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सेक्शन 82 सब क्लोज 3। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन 82 सब क्लोज 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन उद्घोषणा निर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप में प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई। देखिए जो कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अब सेक्शन 82 सब क्लोज 2 का खंड जो 1 आप देख रहे हैं ये, इसके अकॉर्डिंग अगर उद्घोषणा कर दी गई तो वो सम्यक रूप में होनी चाहिए जैसी इसमें प्रोसेस दी गई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या दिया, देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393 या 394 या 395 या धारा 396 या धारा 397, धारा 398, धारा 399 या फिर धारा 400 और धारा 402 और 436, 449 और धारा 459 और धारा 460 के अधीन, ठीक है, इतने सारे सेक्शन है, आप चाहे तो दोबारा से नोट भी कर सकते हैं, के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उसे उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। तो देखिए सीधी सी बात की गई है यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर सब क्लोज हम 4 की तरफ देखते हैं तो इन सेक्शन की चाहे तो आप आईपीसी की लिस्ट बनाकर उनको देख सकते हैं। 302 जैसे मर्डर से रिलेटेड है, ऐसे आप लिख सकते हैं 302 और फिर 302 इससे रिलेटेड है, आप ऐसे करके इसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे, अगर इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसा ऑफेंस का कोई अभियुक्त है जो अपने आप को छिपा रहा है तो व्यक्ति को उद्घोषणा में अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात अगर पर्याप्त कारण है तो वो वहाँ क्या करेगा, उस अपराधी को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा, ठीक। तो जब उद्घोषित कर दिया तो फिर कोई भी पुलिस पकड़ सकती है, कोई भी जनता उसको इन्फॉर्मेशन दे सकती है वहाँ पर पकड़वाने के लिए। तो ये इस टाइप की वो शुरू हो जाता है। चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन सब क्लोज 5 की तरफ हम लोग देखिए, सेक्शन 82 का सब क्लोज 5 देखिए, उपधारा 2 और 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। तो यहाँ बात की गई कि उपधारा 2 और 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उपधारा 1 में हुआ था। तो उपधारा 1 अभी जस्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि देखिए उपधारा 1 में क्या किया गया था, यहाँ पर अगर छिपा रहा तो वो उद्घोषणा का प्रकाशन हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, यहाँ पर वो जैसे कम से कम 30 दिन के पश्चात का टाइम नहीं कि यहाँ पर उपस्थित हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को। सेक्शन 82 आप पढ़ रहे थे, अब सेक्शन 83 की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 83 में क्या दिया हुआ देखिए, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाए तो क्या उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। तो देखिए जरा क्या कर रहे हैं, सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 83 और सब क्लोज उसका फर्स्ट। तो जरा देखिए सेक्शन 83 का सब क्लोज फर्स्ट में कहते हैं, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति
अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अगर न्यायालय का ये समाधान हो जाता है, उसको लगता है कि सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग उद्घोषणा कर दी गई है, फिर भी वो व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? उसके लिए ये व्यवस्था हो सकती है कि उसकी स्थावर संपत्ति हो या जंगम संपत्ति हो, इनकी मोबाइल और इमोबाइल दोनों प्रकार की संपत्ति को कुर्की का आदेश दे सकता है। अगला जरा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है, तो देखिए जरा नंबर का अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का अध्ययन करने वाला है। देखिए अगर उसको ऐसा लगता है न्यायालय को कि अगर जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो अपनी संपत्ति को क्या करने वाला है, तुरंत बैन करने वाला है। बैन का मतलब कहीं पर भी इन्वेस्ट करने वाला है, या फिर वो किसी को बेच सकता है, या वो संपत्ति को किसी को ट्रांसफर करने वाला है, ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है। तो दूसरा पॉइंट देखिए ख नंबर में क्या कह रहे हैं, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारता से हटाने वाला। तो न्यायालय की अधिकारता से बाहर चला गया तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है। देखिए जैसे जब उद्घोषणा की बात की गई, कोर्ट अगर उद्घोषणा कर रहा है और उसे ये लगता है, देखो यहाँ से परंतु से जरा ध्यान से फिर से देखिए, जरा ध्यान दीजिए, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है, तो कोई कंप्लेंट मिलती है या कुछ भी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो अपराधी है वो अपनी संपत्ति का अन्यथा अध्ययन कर रहा है, मतलब किसी दूसरे को ट्रांसफर करने वाला अपने हिस्से का, या फिर दूसरी बात कर रहा है था में जो पॉइंट किया गया कि अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा के साथ साथ वारंट भी जारी कर सकता है। और देखो वारंट तो पहले से जारी है, उसके साथ उसको अरेस्ट करने की भी बात की, अब उद्घोषणा हो रही है, उद्घोषणा के साथ साथ क्या करेंगे, यहाँ पर कुर्की का भी आदेश दे सकते हैं कि उद्घोषणा तो हो ही रही है, इसके साथ साथ कुर्की भी कर दी जाए। तो संपत्ति को यहाँ अटैच कर लेंगे तुरंत और उसकी लिस्ट विस्ट बना करके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग से कंप्लीट करेंगे। तो कुर्की का आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसको और आगे की चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक्शन 82 का सब क्लोज 2 पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रस्थापित कर दिया जाए। प्रस्थापन का मतलब होता है एंडोर्समेंट कराना। तो देखिए सीधी सी बात की गई, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसे कुर्क करना है और वो जो जिला मजिस्ट्रेट है उसकी अधिकारता से अन्यथा कहीं है, तो देखो क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रस्थापित कर दिया जाए। तो देखिए जरा थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ए नाम का एक अभियुक्त है, ए नाम का एक अभियुक्त, इसकी संपत्ति एक जिले में भी है और दूसरे जिले में भी। जैसे अगर हम यहाँ देखिए, अगर ये व्यक्ति मान लो भोपाल में रहता हो, ठीक है, और एक संपत्ति इसकी कहाँ है, भोपाल में, दूसरी फिर संपत्ति दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है, मान लो इसका ग्वालियर में, ठीक है, और या कोई संपत्ति है जो इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए अगर भोपाल में ये कोर्ट में मैटर चला तो भोपाल में तो जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी सीमा में करा ही सकता है। अब बात आती कि ग्वालियर में और इलाहाबाद में भी जो प्रॉपर्टी अगर इसकी भी कुर्की करानी है तो वहाँ देखिए सीधी सीधी सी बात की गई थी कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसका प्रस्थापन होना चाहिए। तो जब ये कुर्की का आदेश जारी करेगा, यानी कि अटैचमेंट का जब ये आदेश देगा मजिस्ट्रेट, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ का जो ग्वालियर जिले का है वो
और या इलाहाबाद में जो संपत्ति है जहाँ पर भी कुर्की होनी चाहती है, करना चाहते हैं, उस जिले के जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा पृष्ठांकन होना आवश्यक है। तो जो आदेश है आदेश के ऊपर उनका एक छोटा सा, चाहे वो इनिशिएट करें या आगे का आदेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठांकन का मतलब है कि जो आदेश दिया जाता है, पृष्ठांकन अगर कर देता है कोई व्यक्ति, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इसने अपनी सहमति दे दी, ऐसा मान लिया जाता है। पृष्ठांकन को समझने के लिए आप सीधा सिंपल सा एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चेक देता है, ध्यान देना, किसी व्यक्ति ने आपको एक चेक दिया और ये नाम के व्यक्ति ने आपको चेक दिया, मान के चलो पृष्ठांकन के समझने के लिए, और आप हैं बी, तो जो ये जो चेक होता है, इस चेक को जरा आप देखेंगे, ये चेक है मान के चलो, ठीक है, और यहाँ पर ये अमाउंट फिल करने की जगह है, और यहाँ से अगर हम देखें ये आपके नियम के लिए हो गया, ये यहाँ नाम हो गया, और ये आगे धनराशि की बात हो गई कि कितनी धनराशि यहाँ पर करना है, और फिर यहाँ पर मान के चलते हैं ये सिग्नेचर्स की बात करिए, इसमें सिग्नेचर हो गया, ये आगे का फ्रंट का हिस्सा हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ बैंक की डिटेल सबमिट हो गई। ये होने के बाद जो इसका बैक साइड है, अगर यहाँ पर किसी का सेल्फ लिख दिया जाए या उसका नाम लिख दिया जाए चिन्नू, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो चिन्नू नाम का व्यक्ति है, तो पीछे इसके बैक साइड पर ए ने अगर आपको चेक दिया तो एक साइन ये चिन्नू से करवाएंगे और दूसरा साइन ये ए करेगा। जैसे मान लो बी से ये साइन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यही साइन जो ये ए ने किए हुए, इसी साइन से वो यहाँ पर वेरीफाई कर देगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पृष्ठांकन की प्रोसेस हो गई। अब जब ये चेक लेकर के बी जब बैंक पहुंचेगा, तो बैंक में जो अधिकारी से कैश जो देने वाला है, वो सबसे पहले जो ये फर्स्ट नंबर का जो सिग्नेचर्स हैं, ये वाले सिग्नेचर्स को वो इससे बोलेगा बी से कि आप इस साइन को दोबारा से बनाइए। तो एक साइन को और ऐसे बनवा लेगा, ये बनवा लिया साइन, ये वाले, ठीक है। अब ये जो साइन यहाँ पर बनवा ली, जरा ध्यान दीजिए, ये साइन को और इस साइन को वो मैच कर लेगा, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिसको ये चेक दिया गया। अब फिर इस सिग्नेचर्स को और इस सिग्नेचर्स को बैंक अपने अकाउंट्स में टैली करेगा कि हाँ चेक उन्हीं को ही द्वारा दिया गया है और उनके ही साइन है, ये मैच हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस थी यहाँ पर, ये वाली, तो ये क्या थी, ये एंडोर्समेंट वाली प्रोसेस थी, और ये एक दूसरे ये वेरीफाई करने वाली प्रोसेस थी। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं। तो यही सेम प्रोसेस अगर कोई वारंट हो, समन हो, जहाँ सर्व कराना हो दूसरे की अधिकारता में, तो एंडोर्समेंट की प्रोसेस अपनाई जाती है। क्योंकि उस जिले के मजिस्ट्रेट को ये पता हो कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है या जिसकी पुष्टि की जा रही है या जिसे समन भेजा जा रहा है, तो सर्व कराना हो, जैसे वारंट दो तरीके से होते हैं, जमानती अजमानती। अगर अजमानती वारंट को यहाँ सर्व कराना तो व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जाए, तो उस मजिस्ट्रेट की महानजर में होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए उसको एंडोर्समेंट की प्रोसेस रखी गई है। देखिए अब हम यहाँ पर अगली बात करते हैं, नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया, कोई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, कोई ऋण या अनमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की कैसे की जाएगी। देखिए जरा ध्यान दीजिए, का नंबर अभिकरण द्वारा की जाएगी, दूसरा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी, गा उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निम्नलिखित किसी को भी उस संपत्ति का प्रदान करके प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, घा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इन रीतियों में से सब, जो ऊपर का से लेकर के आप यहाँ तक जो बता रहे हैं, तो ये सारी नीतियाँ अपनाई जाए या इनमें से कोई भी दो। अभिकरण का मतलब क्या, कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, तो इस पर गवर्नमेंट अपने साइन सील करके उसे लॉक कर देती है, चारों तरफ से सील कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लिया जाता है कि संपत्ति को सील कर दिया गया। रिसीवर नंबर, ये जो प्रॉपर्टी है इसी पर किसी अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है कि आज से इस संपत्ति की देखरेख तुम करोगे जब तक कि नया आदेश ना आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हम रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निम्न किसी की संपत्ति को, ये जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं कि उसके नाम उसको दे दी कि आज से तुम ही इसके संरक्षक को, तुम ही देखोगे जब तक कोई नया आदेश ना आ जाए।
तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो 4th नंबर का पॉइंट है इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जरा 4th नंबर पॉइंट में क्या किया गया, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया स्थावर संपत्ति है तो इस धारा के अधीन कुर्क की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दिशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दिशाओं में। जरा देखिए क्या कह रहा है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया है स्थावर संपत्ति है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दिशा में, अगर वो जो जगह है, जो भूमि है, वो राज्य सरकार को राजस्व देती है तो उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। तो उस जिले में जो कलेक्टर है वो करेंगे, और वैसे किसके में की जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट के में। तो यहाँ जिला कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। ये 4th नंबर पॉइंट है, जरा ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर अन्य दशाओं में क्या होगा, कब्जा लेकर की जाएगी, रिसीवर नीति की द्वारा की जाएगी, जैसे हमने जो पॉइंट समय ऊपर पढ़े थे वही लगभग है यहाँ पर दिखी जाएगी। तो क्या करेंगे, कब्जा ले लिया, रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई, या फिर उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का प्रदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा कर दी गई, या फिर इन रीतियों में से सब या किन्हीं घोषित की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझे। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या ऊपर और वाले आदेश में और इसमें बेसिक अंतर क्या रहा, देखिए जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पर उस संपत्ति का प्रदान करने की बात की गई है, उसके निमित्त संपत्ति का प्रदान करने का। फिर अगला नेक्स्ट यहाँ पर क्या किया गया, अगले आदेश में 4th नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे हम लोग। 4th नंबर पॉइंट पर देखिए यहाँ क्या कह दिया, उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का प्रदान करने का प्रतिषेध, ये इसमें थोड़ा सा अंतर इन्होंने कर दिया था। चलिए अब जरा नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट पर जरा ध्यान देंगे हम लोग। सॉरी 5 नंबर पॉइंट पे चलते, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया जीवन धन है, यानी जीव धन है या वृषवर प्रकृति का है, तो अब ये देखिए जीव धन क्या होता है, जैसे कि वो गाय भैंस बकरी ऐसा कुछ भी वो पशुपालन करता है तो उनको हम जीव धन बोल देते हैं, ठीक है, या बकरी वगैरह ऐसा कुछ भी। तो फिर या वृषवर प्रकृति का कोई है, ऐसी कोई भी चीज है जो नष्ट होने वाली है, जैसे मान लीजिए दूध रखा तो दूध तो कितने दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन नष्ट हो जाएगा। मौसमी रखी हुई है, केले रखे हुए, ऐसी कोई भी फसल भी है उसकी, वो सब क्या है, टमाटर है, तो ये वृषवर प्रकृति के होते हैं और जल्दी खराब होने वाले होते हैं। तो इनके लिए न्यायालय क्या करेगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई जीवधन है या वृषवर प्रकृति की है तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है, तुरंत उसे बिकवा देगा, और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश अधीन रहेंगे। तो जो बेचने के बाद जो धनराशि आएगी, जो भी वहाँ उसको रिसीव होगा जो अमाउंट, वो अमाउंट न्यायालय के आदेश के अनुसार रख लेंगे, और फिर रहेगा कि आगे क्या करना है, उसे बैन करना है या उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, उस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियाँ, तो जो रिसीवर नीति ज़्यादा उसके शक्तियाँ क्या है, कर्तव्य और दायित्व तो वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो आपने सीपीसी पढ़ी है, सीपीसी में जो सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुर्की की जाती है, वहाँ पर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है, जैसे वो रिसीवर वहाँ पर देखरेख करता है वैसे ही यहाँ पर भी करेगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन 83 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 84 की तरफ। देखिए सेक्शन 84 में बात की गई है कि अगर कोई आपत्ति करे, मान लो कुर्की की गई तो आपत्तियां भी होंगी। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां कितने समय में हो सकती है। तो देखिए 2 तरह की आपत्तियां हो सकती है, एक तो वो स्वयं जिसकी प्रॉपर्टी है वो आपत्ति कर सकता है, कब आएगा, या मान लीजिए कहीं भी ऐसी परिस्थितियों में था कि अचानक से वो वापस आ जाए, या कुछ उसके हाथ में नहीं था, बीमार हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसी कई तमाम तरह की सिचुएशन आ सकती है।
या फिर इसमें ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो जनरली हमने ये देखा है कि जैसे किसी का भी हिस्सा प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को अगर हिस्सा करना हो किसी को, ऐसे मान लो, और ये करना, तो 4 पार्ट में अगर ये डिवाइड की जा रही है प्रॉपर्टी, जैसे 1, 2, 3 और 4, इस तरह 4 हिस्से इसके हैं, और मान लीजिए एक ही हिस्सा उस व्यक्ति के साथ जिसकी कुर्की होने की बाकी है किसी दूसरे, तो इनको दावे आपत्तियों के लिए कितना समय मिलेगा, ये हम लोग यहाँ पर सेक्शन 84 में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सेक्शन 84 में दावे कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट हम लोग पढ़ना है सेक्शन 84 का सब क्लोज फर्स्ट, जरा इसकी तरफ देखिएगा। यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति, कितने समय के लिए, टाइम पर ध्यान दीजिएगा, 6 मंथ, ठीक है, कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 6 मास के भीतर, जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, लेकिन उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए, इस आधार पर दावा या उसके पूर्व किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन पूर्व नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णता या भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो सब क्लोज ऑफ फर्स्ट पढ़ रहे थे, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, सेक्शन जो पढ़ रहे थे 84 का सब क्लोज फर्स्ट। तो अगर किसी व्यक्ति की कोई कुर्की हो गई जो उद्घोषित अपराधी है, उससे किसी भिन्न व्यक्ति की हो गई, मान लो मैंने आपको बताया हुआ था कि जस्ट अगर मान के चलते हैं यहाँ पर कि कोई भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में मान लो 2 हिस्से हों या 4 हिस्से इस पर हों, और 4 में से 4 हिस्से हैं, तो मान के चलते हैं ये 4 हिस्से, इन 4 हिस्सों में से मान लीजिए 1 नंबर की कुर्की होनी चाहिए थी, 2 और ये जो 3 नंबर की जो है, ये 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर को चाहे ये वाले हिस्से की कुर्की नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों को कितने महीने में वो करना चाहिए आपत्ति, यदि 6 मंथ ये आपत्ति कर रहे कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है, और इसके बाद उनकी जांच होगी। अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी वास्तविक में जो दावा किया गया है इसमें केवल 3 नंबर की प्रॉपर्टी और 4 नंबर की प्रॉपर्टी तो दूसरे की, लेकिन 2 नंबर की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा, इतना हिस्सा ये उसी उद्घोषित अपराधी नाम के व्यक्ति का, क्योंकि इतने हिस्से का दावा ये 4 नंबर वाले व्यक्ति का है, ऐसा, तो ये 4 नंबर वाले व्यक्ति का इतना हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, इतना हिस्सा बाकी का फिर कुर्की के लिए। तो वही बात कर रहा है, या तो पूर्णता या भागता। तो देखिए इन्होंने दावा किया था भाई इसमें से एक हिस्से की केवल कुर्की की जाए इतने की, तो यहाँ पर क्या किया, भागता हिस्सा मंजूर कर दिया, बाकी का अटैचमेंट में लगा दिया, ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पर, परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। देखिए परंतु इस उपधारा द्वारा कोई अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं, विधिक प्रतिनिधि का मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तरफ से, वो व्यक्ति यहाँ पर केस को कंटिन्यू चालू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई दावा हो या उसकी डेथ हो जाने की दशा में उसके जो विधिक प्रतिनिधि लोग हैं वो केस को चालू कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा सब क्लोज, अगर हम यहाँ पर सेकेंड की बात करते हैं तो उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उच्च न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन स्थानांतरित आदेश के अधीन कुर्की की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो अपील का मैटर आता है, ध्यान दीजिएगा, तो जिस जिले में कुर्की की गई है, जैसे मान लीजिए कोई जहाँ जो न्यायालय है उस न्यायालय के जो ज्यूरिडिक्शन है उस ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर के अगर कोई कुर्की की गई है दूसरे जिले में, तो आपत्ति व्यक्ति कहाँ लगाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा सा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम के न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। अब अगर जब सीजीएम के न्यायालय में ये की गई तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए तीसरे नंबर पॉइंट पर
प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या फिर की गई है। तो किस न्यायालय में की गई है? सीजीएम के यहाँ। तो सीजीएम के यहाँ पर जांच वगैरह करके कि भाई वास्तव में इसकी पूर्ति होनी थी नहीं होनी थी, अगर होनी थी तो वो उस न्यायालय को इन्फॉर्मेशन दे देंगे भैया होनी थी, उनकी आवश्यक है। आगे जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट। परंतु यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। तो निपटारे के लिए अगर मान लीजिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनके पास में कोई अगर आपत्ति दर्ज कराई गई है तो उनको लगता है ये तो वो स्वयं सुन सकते हैं, स्वयं ना सुने तो किसी अपने अधीनस्थ को भी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर पॉइंट पर, कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को धारा 1 के अधीन आदेश या पूर्णता या भागता नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर, मान लीजिए किसी ने दावा आपत्ति लगाई हुई है और वहां पर उनको या तो मंजूर कर लिया गया ना मंजूर कर लिया गया तो पूरा या फिर आधा कुछ भी पार्ट में, तो उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है वाद संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए विनिश्चय होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर कोई मंजूर या नामंजूर कोई दावा आपत्ति कर दी गई है तो उसके लिए कोर्ट में अलग से बात दायर किया जा सकता है और उसके लिए साबित किया जा सकता है ये संपत्ति किसकी है। तो इसके बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया सब क्लॉज 4 में। अब हम अगला जो नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं सेक्शन 85। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तो जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा सा। कोई संपत्ति है, क्या उसे कुर्क किया गया है तो क्या उसे निर्मुक्त किया जा सकता है या उसे वापस लाया जा सकता है। तो देखिए सेक्शन यहाँ पर 85 में इसके प्रोविजंस किए गए हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 85 का सब क्लोज फर्स्ट। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा। सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी बताया गया है और यहाँ पर वो 30 दिन का जो समय दिया गया था उस 30 दिन के समय के भीतर अगर वो उपस्थित हो जाता तो यहाँ कुर्की के आदेश को निर्मुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें सब क्लोज 2 में सेक्शन 85 का, यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहेगी। तो जो संपत्ति है वो राज्य सरकार अपने अंडर में ले लेगी कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है या उसकी नीलामी करना है, वो उनके अकॉर्डिंग रहेगी। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास का अवसान हो जाने पर, कुर्की की जो तारीख है उससे 6 मास का अवसान हो जाने पर, मतलब 6 महीने का समय बीत जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। किंतु यदि वह शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील का मतलब खराब होने वाली है शीघ्र ही, या तो न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। देखिए जहाँ पर प्रॉपर्टी ऐसी हो कि वो तुरंत ही खराब होने वाली है तो उसे तुरंत ही क्या कर देंगे, वो बिकवाने का आदेश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा हम नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं। सब क्लोज 3 पर थोड़ा सा देख लीजिए, सब क्लोज 3 दिया गया, सब क्लोज 3 की तरफ हम लोग सब क्लोज 3 को अगर देखते हैं तो यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति, देखिए समय जरा ध्यान दीजिएगा, समय पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन कई जगह पूछे जा सकते हैं। यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति धारा 2 के अधीन राज्य सरकार के अधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है। ये तो स्वेच्छा से हाजिर हो गया, उसको पकड़ के लाया गया और उस न्यायालय को समाधान के रूप में साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा है और
यह है कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता है। तो ऐसी संपत्ति का या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का पूर्ति के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे प्रदान कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ जो सब क्लोज 3 आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 85 का सब क्लोज 3, तो जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि भाई वो वारंट के निष्पादन से नहीं बच रहा था, जैसे मान लीजिए वो कोर्ट आ रहा हो या फिर उसको कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोर्ट आ रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोमा में चला जाए, इसके बाद वो अगर 2 वर्ष में लौट करके आ जाता है यहाँ पर, तो कोर्ट को ये बता सकता है सामने तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे नहीं पता कि बाद में कुर्की हुई क्या हुआ, मैं तो बेहोश की हालत में पड़ा रहा। तो कोर्ट सद्भावना पूर्वक ऐसे काम कर सकता है कि अगर उसकी संपत्ति को विक्रय कर दिया गया तो उसे रिटर्न वापस करा सकता है, लेकिन उन सब खर्चों को काट करके जो कुर्की करने में या उसको रख रखाव में खर्च किए गए वो सारे पैसे चुकाने के बाद उस संपत्ति को वापस कर सकता है। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले सेक्शन 86 की तरफ हम लोग चलते हैं। कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अगर मान लीजिए कुर्क कोई संपत्ति की गई है और उसे वापसी के लिए कोई आदेश दिया गया, कोर्ट उसे नामंजूर कर देता है, तो उसके लिए अपील कहाँ होगी? तो देखिए मैं बताना चाहूँगा सेक्शन 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों का प्रदान के इनकार से व्यथित है, उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से सामान्यतः अपीलें होती है। तो जिस कोर्ट ने उसका आदेश दिया था उससे ऊपर की अदालत में वो अपील कर सकता है, जैसे कि नॉर्मल केसेस में अपील की जा सकती है। तो ये गाइड्स आप लोगों ने पढ़े सेक्शन 82 से लेकर के 86 तक के जो प्रोविजंस थे वो कुर्की से रिलेटेड थे, ये आप लोगों ने अभी पढ़े। तो गाइज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आपको ये थोड़ा सा ठीक लग रहा हो, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, एक कोशिश की गई आपके लिए। देखिए इंटेलिजेंसी का जहाँ तक मैटर, तो इंटेलिजेंट तो मैं नहीं बनना चाहूँगा, मैं इंटेलिजेंट भी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर केवल एक बात की गई आपके लिए कि भाई कुछ आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी, तो उसे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो का अगले डी पार्ट में हम आपसे फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए ओके, नमस्कार, बाय बाय।